नमस्कार दोस्तों। आज फिर मैं एक छोटा वीडियो लेकर आया हूँ। छोटा तो नहीं कहते, क्वेश्चन इसमें कुछ कम है। क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने के लिए पिछले कुछ दिनों पहले गूगल फॉर्म में मैंने स्टार्ट किया है और काफी लोगों ने पसंद किया है। तो कल भी एक 18 तारीख को एग्जाम है एपीयू का, कुछ लोग एग्जाम देने वाले हैं। तो पहले तो सबसे पहले मेरी तरफ से शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक, एग्जाम अच्छे से दें। एपीयू का एग्जाम आजकल थोड़ा सा टफ और अच्छा पेपर आ रहा है। आईआरएम, आईआरईसी मैनुअल्स, कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा मैंने हट के इस बार पेपर बनाया है। थोड़ा टफ मेरे हिसाब से है कि कहीं से भी उठाए क्वेश्चन। तो ये वीडियो बनाने के पीछे, ये पेपर बनाने के पीछे उद्देश्य ये है कि थोड़ा सा आपको आइडिया दिया जाए कि क्वेश्चन कहीं से भी कहाँ से पूछा जा सकता है। तो इस क्वेश्चन को मैं डिस्कस करूंगा और साथ में बताऊंगा कहाँ कहाँ से मैंने क्वेश्चन उठाए हैं। तो आपको भी उस हिसाब से, उस तरह से फिर अब आगे इन फ्यूचर जो भी एग्जाम, अभी तो ये एग्जाम अपने हो जाएंगे भी, लेकिन नेक्स्ट टाइम जो भी एग्जाम होगा एपीयू का या भी जो भी स्टेट का, खासतौर में एपीयू की बात कर रहा हूँ, तो उनको आपको आइडिया आ जाएगा कैसे पेपर आ सकता है। तो आपको किस तरह की एक एक आईआरएम की, एक एक लाइन की क्या इंपॉर्टेंस है, एक एक शब्द की क्या इंपॉर्टेंस है। क्वेश्चन पढ़ते वक्त भी मैं बता दूं आपको कि एपीयू के एग्जाम में थोड़ा कंफ्यूज करने की कोशिश की जाती है, एक शब्द के बाद चेंज कर दिया जाता है। तो इस बार भी मैंने इसमें चेंज किया है। कैसे कंफ्यूज हो सकते हैं, तो एक बार तो मैं बता दूं, टाइम का इश्यू होता है। तो पहले आप जो भी क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन को एक ही बार पढ़ने की कोशिश कीजिए, दूसरी बार ना पढ़ें। एक ही बार में जो क्वेश्चन आपको आते हैं और जो बहुत लेंदी क्वेश्चन है उसको मेरे हिसाब से स्किप कर दें। पहले जो छोटे क्वेश्चन है उसको फटाफट अटेम्प्ट कर लें। फिर टाइम जो बच रहा है उसके हिसाब से लेंदी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। दो बार पढ़ने की कोशिश ना करें। लेंदी क्वेश्चन अगर दो बार पढ़ेंगे तो आपको टाइम का लॉस होगा। तो ये मेरी तरफ से शुभकामनाएं है कि आपका एग्जाम अच्छे से हो। तो ये मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। पहला क्वेश्चन लिया है गूगल फॉर्म में। In terms of Rule 6 of DR Rule 68, in case of a person having obtained from any person any gratification other than legal remuneration as a motive or reward for doing or forbearing to do any official act, one of the penalty specified below shall ordinarily be imposed. डीआर नियम 6 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से कोई अधिकारी रूप से काम करने के लिए, यानी रिश्वत, सीधी तौर पर हम बात करें, कोई कर्मचारी अगर रिश्वत लेता है, तो लोगों को शायद कईयों को आइडिया हो कि ना हो, नॉर्मली जो डिसिप्लिन अथॉरिटी होता है, अनुशासनिक प्राधिकारी, वो रूल 6 में जो एनआईपीज हैं, माइनर या मेजर पेनल्टी कुछ भी दे सकता है, लेकिन सर्टेन मामलों के लिए फिक्स किया रेलवे बोर्ड ने कि आपको वही पेनल्टी देनी है। और अगर नहीं देते तो रिकॉर्ड रीजन बताना पड़ेगा। उसके बारे में जरा मैं आपको रूल पे बात कर दूं। ये हमारे डीआर मैनुअल का पार्ट 3 पेनल्टीज है रूल 6 में, माइनर मेजर पेनल्टी। इसमें अब जब नीचे जाएंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है, provided that in case of person found guilty of any act omission which resulted or would have ordinarily be resulted in collision of rail trains, one of the penalties specified in class 8 and 9 shall ordinarily be imposed। यानी अगर ट्रेन एक्सीडेंट हुआ है, भिड़ंत होगी दो गाड़ियों की, तो आपको 8 और 9 मतलब आपका रिमूवल डिसमिसल देना है। एंड इन केस पासिंग रेलवे सिग्नल एंड डेंजर, इसको स्पैड कहते हैं, सिग्नल पासिंग एंड डेंजर, वन ऑफ द पेनल्टी स्पेसिफाइड इन क्लास 5 to 9। अगर सिग्नल पासिंग एंड डेंजर है, स्पैड कैसे है, तो वहां 5 से लेके यानी जो भी कोई भी मेजर देनी है आपको। लेकिन ट्रेन का एक्सीडेंट होता है, ट्रेन की भिड़ंत हो जाती है, कोलिजन हो जाता है, तो आपको रिमूवल डिसमिस देना है। ये स्पेसिफाई किया आपको। दूसरा अगर नहीं देना है तो आपको इसमें लिखा हुआ है shall ordinarily be imposed and where such penalty is not imposed the reason therefore shall be recorded in writing। अगर नहीं दे रहे हैं तो फिर आपको रीजन रिकॉर्ड करना पड़ेगा। Similarly provided further in case of person found guilty of possession of asset disproportionate to known source of income, यानी disproportionate asset का मामला हो, या और found guilty of having accepted or having obtained from any person any gratification other than legal, यानी रिश्वत का जो मामला है, ऐसे मामलों में 7, 8 और 9 shall ordinarily be imposed where such penalty is not imposed, रीजन देना पड़ेगा। यानी 8 और 9 यानी रिमूवल डिसमिसल। मेरा शायद क्वेश्चन थोड़ा सा मैंने लगता है गलत आंसर हो गया। ये सीआर शायद नहीं आएगा, मेरे देखने में शायद उस वक्त गलती होगी। तो इसमें आपको पहला वाला रिमूवल डिसमिसल देना पड़ेगा और ऑप्शन थे रिडक्शन इन लोअर ग्रेड, सीआर, रिमूवल डिसमिसल, एनी पेनल्टी और केस विल बी फॉरवर्ड टू सीआई। इसमें थोड़ा सा मेरी गलती है, मैं माफी चाहूंगा। सीआर नहीं आएगा, रिमूवल डिसमिसल आएगा। तो मेरे ये क्वेश्चन डालने का मतलब मेरा सिर्फ ये है कि इसके अंदर 3 क्वेश्चन बनते हैं कि अगर ट्रेन एक्सीडेंट होगा तो क्या होगा, और अगर स्पैड केसेस में क्या पेनल्टी देनी है, और रिश्वत लेने के मामले में या डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट के मामले आता है तो क्या पेनल्टी देनी है। इस पे 4 क्वेश्चन बनते हैं आपको। तो जस्ट मेरा बताने का
मतलब ये था कि क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, आप उसको तैयारी करें। अगला क्वेश्चन हम कर रहे हैं यहाँ पे, रूल डील्स डैश डील्स विद द अपीलेट अथॉरिटी अंडर डीआर रूल 1960। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, ये 19 इसमें आएगा। जरा इसको भी मैं आपको दिखा दूं, मैं आपको ये हम नीचे जाएंगे, आप उसको रूल 19 में हम जाएंगे। देखिए रूल 17 से अपील चालू हो जाता है। तो रूल 17 में जिसके खिलाफ अपील नहीं कर सकते हैं, और रूल 18 में जिसके खिलाफ अपील कर सकते हैं वो आएगा। और रूल 19 में अपीलेट अथॉरिटी की बात की है, तो आपको ये रूल नंबर आपको मैंने पहले ही बताया था, आपको याद करने पड़ेंगे। तो रूल 19 इसका सही आंसर आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन में, रूल डैश डीआर अंडर डीआर रूल 68 डील्स विद द अथॉरिटी कंपनी टू मेक एनी ऑर्डर में फॉर गुड एंड सफिशिएंट रीजन एक्सटेंड द टाइम लिमिट स्पेसिफाइड इन दिस रूल्स और कंडोन एनी डिले। इसका मतलब होता है कि जैसे आपको मालूम है, कोई भी चार्जशीट हम देते हैं तो 10 दिन के अंदर आपको रिप्लाई देना होता है, चाहे माइनर हो चाहे मेजर हो। इसी प्रकार अलग अलग मामले, अपील 45 दिन का होता है, रिवीजन फिर उसके 45 दिन का होता है। ये जो टाइम लिमिट फिक्स किया है, अगर कोई आदमी इस टाइम लिमिट में नहीं दे पाता है, तो अगर बाद में देता है तो उसको कंडोनेशन, देरी के लिए क्षमा मांगनी पड़ेगी। और अथॉरिटी को अलाउ किया हुआ है कि आप माफी दे सकते हैं। तो वो कौन सा रूल है, इसमें हम बात करते हैं। रूल वो 27 में आएगा, मैं 27 दिखा दूं आपको। ये रूल 27 है, पावर टू रिलैक्स टाइम लिमिट एंड टू कंडोन डिले। ये आपका रूल 27 में। तो मैं थोड़ा स्पीड करने के लिए पूरा नहीं पढ़ रहा हूं मैं। तो ये आपका रूल 27, इसमें आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इफ एनी डाउट अराइज टू एज टू इंटरप्रिटेशन एनी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ डीआर रूल, द मैटर शैल बी रेफर्ड टू whose डिसीजन विल बी फाइनल। डीआर के अंदर सिंपल है, प्रेसिडेंट आएगा आपका। फिर भी मैं आपको जरा दिखा दूं, इसके अंदर यहाँ लिखा हुआ मिल जाएगा आपको, रिमूवल ऑफ डाउट, इफ एनी डाउट अराइजेस टू इंटरप्रिटेशन एनी रूल प्रोविजन ऑफ दिस रूल, द मैटर शैल बी रेफर्ड टू प्रेसिडेंट थ्रू रेलवे बोर्ड। द प्रेसिडेंट शैल डिसाइड द सेम। ठीक है, ये जरा बता दूं आपको, तो प्रेसिडेंट इसमें आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, एज पर शेड्यूल 2 ऑफ डीआर रूल 68, असिस्टेंट ऑफिसर कैन इम्पोज, जो जूनियर स्केल ऑफिसर होते हैं वो कितना पेनल्टी दे सकते हैं, सीनियर स्केल कहाँ से दे सकते हैं, और जे ग्रेड ऑफिसर जो होते हैं वो जनरली सारी पेनल्टी दे सकते हैं अगर वो अपेंडिंग अथॉरिटी है। तो ये मैंने थोड़ा समझने के लिए बताया था, फिर भी मैं आपको दिखा दूं। इसके अंदर भी आपको एसओपी में हमको जाना पड़ेगा। ये शेड्यूल 2 है एसओपी। इसमें देखिए आप, असिस्टेंट स्केल ऑफिसर को बताया हुआ है पेनल्टी स्पेसिफाइड इन क्लास 1 to 5। ठीक है, तो अभी 1 to 5 दे सकते हैं। तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा, पहला सेकंड हो जाएगा 1 to 5 एंड सस्पेंशन, ये आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अथॉरिटी एम्पावर टू मेक ए गजेटेड ऑफिसर अंडर सस्पेंशन और टू इम्पोज एनी पेनल्टीज मेंशन इन शेड्यूल। गजेटेड ऑफिसर का जो पेनल्टी लगाने का जो भी है वो कौन से शेड्यूल में है, तो वो मैं बता दूं आपको, शेड्यूल जो है 4 हो जाएगा वो का, शेड्यूल 3 में, सॉरी शेड्यूल 3 में गजेटेड ऑफिसर की जो भी पेनल्टी की बात कही है वो शेड्यूल 3 में कही गई है। तो इसमें आंसर आपका शेड्यूल 3 हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन, इन एक्सरसाइज द पावर कन्फर्ड बाय सेक्शन ऑफ डैश ऑफ रेलवे सर्वेंट 1989, द सेंट्रल गवर्नमेंट hereby makes the रेलवे सर्वेंट एचओ। जो एचओआर रूल बनाया था वो रेलवे अधिनियम 1989 की किस धारा की तहत बनाया गया था? ये क्वेश्चन मैंने वीडियो बनाया था तभी बताया था कि 131 सेक्शन 131 है, ये चैप्टर 14 है। 14 क्वेश्चन में यही पूछ सकता है कौन सा 14 एचओआर का कौन सा चैप्टर है रेलवे एक्ट 1989 में, तो वो 14 आ जाएगा आंसर उसका। और कौन से सेक्शन में ये पावर दिया गया है प्रेसिडेंट को, तो इसके लिए मैं आपको रूल दिखा देता हूं आपको। ये आपका एचओआर, ये आपका दिखेगा यहाँ पर, इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर कन्फर्म बाय सेक्शन 136 ऑफ रेलवे एक्ट 1989, द सेंट्रल गवर्नमेंट hereby makes the following rules to amend एचओआर रूल बनाया ना 2005। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा हमारा 136 आंसर हो जाएगा इसमें। The statutory hours for running staff in averaging period of 14 days is, देखिए statutory hours में बता दूं 3 ही होते हैं, लोग कंफ्यूज हो रहे हैं हमारे। रोस्टर आवर्स जो होते हैं वो अलग अलग हो सकते हैं। सी में 96 भी होता है, 102 भी होता है और 104 रनिंग के लिए होता है, रोस्टर आवर्स की जब बात करें। स्टेट्यूट आवर्स जो होता है जो जिसके बाद ओवर टाइम डबल रेट लगता है, अप टू स्टेट्यूट आवर्स 1.5 टाइम लगता है और स्टेट्यूट के बाद डबल रेट लगता है। तो सबसे पहले ईआई की बात करें, एवरेजिंग वीक, एक वीक का होता है, उसमें 75 आवर्स जो स्टेट्यूट आवर्स हैं। रोस्टर आवर्स 75 भी हो सकता है, 72 भी होता है, 60
भी होता है, 63 भी होता है, 4-5 होता है अलग अलग, विद क्वार्टर विदाउट क्वार्टर अलग अलग मामला होता है। और स्टेट्यूटरी 75 यही में हो गया। सी में आपका होता है 108 घंटा, 108 आवर्स, एंड इंटेंसिव में 2 वीकली में आपका 90 आवर्स होता है। तो ये आपको स्टेट्यूटरी में 3 ही आपको याद करने हैं, रोस्टर में आपको थोड़ा सा ज्यादा याद रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपके रनिंग स्टाफ जो है सी में आता है, तो सी के हिसाब से 108 आवर्स होगा। द रोस्टर आवर्स ऑफ वर्क ऑफ रेलवे सर्वेंट शेल कंसिस्ट ऑफ, जो रोस्टर आवर्स होते हैं वो किस किस से शामिल होते हैं? स्टैंडर्ड ड्यूटी आवर्स, एडिशनल आवर्स जो पीएनसी बोलते हैं इसको, टाइम सॉरी एडिशनल आवर्स एज में प्रिस्क्राइब इन केस ऑफ सर्टेन क्रेडिट, जो हमारे ईआई के लिए जो क्वार्टर कंडीशन को देखते हुए जो एडिशनल आवर्स होते हैं 12 घंटे या 24 घंटे, वो होगा इसमें। और पीएनसी टाइम जो होता है वो हैंडिंग आउट टाइप का होता है, ऑल अबाउट। इसमें इन सभी से जुड़ के ही ड्यूटी आवर्स बनता है, तो ये हमारा इसमें ऑल ऑफ द अबव आ जाएगा इसमें 4। A railway servant having EI class of employment shall be called upon to work as per Rule 8(2) of Railway Servant hours of work period of Rule 2005 and additional hours as indicated below if he is posted to work at roadside station and not provided with residential quarter with 0.5 किलोमीटर from the date of place of duty। यानी कोई देखिए मैं जरा सा ब्रीफ कर दूं, ईआई में जो रोस्टर होते हैं 60 होते हैं, 63 होता है, 72 और 75 होता है। तो जो अदर देन रोड टेस्ट में जो काम करते हैं उनके लिए 60 आवर्स का रोस्टर होता है, और अगर पीएनसी टाइम है तो 63 का हो जाएगा। और बाकी जो जिनका एडिशनल आवर्स हम 24 लेते हैं, जो रोड साइड स्ट्रीम जो काम करते हैं उनके लिए 72 का लेना होता है, और पीएनसी है तो 75 हो जाता है। तो अब बताते हैं, यहाँ पे रोड साइड स्टेशन है और 0.5 किलोमीटर के अंदर क्वार्टर नहीं कराया गया है, तो इसके अंदर 24 हो जाएगा इसके। यदि रोड साइड में काम करने के तहत उन्हें ड्यूटी से 0.5 किलोमीटर तक आवासीय क्वार्टर उपलब्ध नहीं किया गया, उन्हें रोड साइड स्टेशन पे काम करने के लिए तैनात किया गया है। तो ये आपका 24 आवर्स इसमें सही आंसर हो जाएगा कि अनिवार्य रूप से विरामी रोजगार श्रेणी वाले रेलवे कर्मचारियों को अतिरिक्त घंटे काम करने के लिए बुलाया जाएगा यदि वो रोड साइड स्टेशन पे काम करने के तैनात गया, उन्हें ड्यूटी स्थान से 0.5 किलोमीटर के अंदर आवासीय क्वार्टर उपलब्ध नहीं कराया गया। अगर उपलब्ध कराया गया है तो एडिशनल 12 घंटे लेने हैं उनसे, और नहीं कराया है तो 24 घंटे इसमें हो जाएगा आपका, यानी 60 और 72 ये आपका हो जाएगा इसमें। तो 48 प्लस 12 होते हैं आपके, अगर रोड साइड स्टेशन काम करें तो 60 आवर्स होता है, 48 प्लस 12 और 48 प्लस 24। तो आपके इसमें जो है एडिशनल, इसमें शायद आंसर मैंने गलती किया हो सकता है, मुझे देखना पड़ेगा, लेकिन अभी मैं इसको समझ रहा हूँ तो 24 इसमें आंसर सही हो जाएगा। और अगर क्वार्टर अलॉट नहीं कराया है, नहीं क्वार्टर दिया है, तो फिर 12 घंटे ही करना रहेगा उसको। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ स्टाफ ऑफ द हेल्थ एंड मेडिकल डिपार्टमेंट डज नॉट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ एक्सक्लूडेड स्टाफ? मेडिकल डिपार्टमेंट के जो लोग हैं इसमें कौन लोग हैं जो एक्सक्लूडेड में नहीं आते हैं? ये मैं थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए दिया था। अगर इसमें अगर नीचे जाएंगे हम, ये देखिए एक्सक्लूडेड स्टाफ में फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ स्टाफ ऑफ द हेल्थ एंड मेडिकल डिपार्टमेंट शेल बी ट्रीटेड एज एक्सक्लूडेड, ये पैरा 6 है। उसमें कहा कि जो नीचे लोग नाम बताए ये सब एक्सक्लूडेड में आएंगे। तो पहला मेट्रन, सिस्टर इंचार्ज, मिडवाइफ, हेल्थ एजुकेटर और डिस्ट्रिक्ट एक्सटेंशन एजुकेटर, फैमिली प्लानिंग फील्ड वर्कर्स, लेडी हेल्थ विजिटर, ऑक्सिलरी नर्स एंड मिडवाइफ, एंड प्रोजेक्टनिस्ट भी दिया हुआ है। कई लोग प्रोजेक्टनिस्ट को देख के कंफ्यूज हो रहे हैं, इसलिए क्वेश्चन मैंने डाला कि कई लोग कंफ्यूज होंगे इसमें। तो ये फैमिली प्लानिंग फील्ड वर्कर सारे के सारे लोग जो है 3 बताए मैंने इसमें, फैमिली प्लानिंग फील्ड वर्कर, लेडी हेल्थ विजिटर एंड प्रोजेक्टनिस्ट, तो सभी के सभी जो है एक्सक्लूडेड कैटेगरी में आएंगे, तो नन ऑफ द अबव आएगा इसमें, डी आ जाएगा इसके अंदर सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, टाइम रिक्वायर्ड फॉर पीएनसी टाइम बाय रनिंग प्रिपरेटरी एंड कॉम्प्लीमेंट्री टाइम बाय द रनिंग स्टाफ शेल बी डीम्ड टू बी, एचओआर का सब्जेक्ट है, तो इसमें 4 आवर सही आंसर है इसमें। अगर आपको दिखाना है तो मैं दिखा दूं, इसमें रनिंग स्टाफ का इसमें लिखा हुआ है यहाँ पर। टाइम लगेगा, देखना पड़ेगा अभी तो।
यहाँ लिखा हुआ है 7 नंबर पे, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर प्रिपरेटरी एंड कॉम्प्लीमेंट्री वर्क बाय रनिंग स्टाफ शैल बी डीम्ड टू बी 4 hours इन ए वीक। ये 7 नंबर पॉइंट में लिखा हुआ है, यहाँ से मैंने उठाया आंसर, तो ये आपका 4 आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 13 in terms of rule 9 of railway servant hours of work and period of rest rule 2005 head of the department, head of the railway administration may by order in writing make temporary exemption of any railway servant or class of railway servant and made by order in writing delegate his power to any officer subordinate to him and whom he may deem to exercise the power. A copy of the every order delegation shall be sent to. तो रूल 9 के अंदर टेम्परेरी एग्जेम्पशन का मतलब होता है कोई भी कर्मचारी होता है वो जितने ड्यूटी आवर्स है उतना ही घंटे काम करेगा। अगर ओवर टाइम करने की बात की है, एडिशनल आवर्स कम करवाना है, तो उसको बोलते हैं टेम्परेरी एग्जेम्पशन देना। तो वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के पास पावर है, यानी जीएम को भी पावर डेलीगेट होते हैं, तो वो एसओपी के हिसाब से डेलीगेट होते हैं। अगर इस तरह के पावर डेलीगेट किए हैं तो इसकी कॉपी किसको भेजी जाएगी, तो ये रीजनल मैनेजर को भेजी जाती है। मैं चाहे दिखा देता हूँ, रूल 9 की बात कही है इसमें, तो रूल 9 में हम जाएंगे, यहाँ लिखिए रूल 9, तो यहाँ लिखा हुआ है कॉपी ऑफ एवरी ऑर्डर डेलीगेशन मेड अंडर सब रूल शैल बी सेंट टू रीजनल लेबर कमिश्नर। यहाँ पावर जो है हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को टेम्परेरी एग्जेम्पशन देने की पावर की और पावर रिलीज करने की बात की है। द हेड ऑफ द रेलवे डिविजन में ऑर्डर इन राइटिंग डेलीगेट इज पावर अंडर सब रूल 1 टू एनी ऑफिसर सबऑर्डिनेट टू whom he may deem fit to exercise पावर। यहाँ लिखा हुआ है, थोड़ा सा क्लैरिटी कम है इसकी, लेकिन जो अवेलेबल है बता दूंगा आपको। तो इसके हिसाब से इसकी कॉपी जो होगी आरएलसी को देनी पड़ेगी अगर पावर टेम्परेरी एग्जेम्पशन किया जाता है। अगला क्वेश्चन 14 इन टर्म्स ऑफ रूल 13 ऑफ रेलवे सर्वेंट, ये एचओआर का है कि नो रेलवे सर्वेंट इन रेस्पेक्ट टू होम एन एग्जामिशन हैज बीन मेड अंडर दिस रूल शैल बी रिक्वायर्ड टू वर्क फॉर मोर देन डैश डैश विदाउट ए पीरियड ऑफ रेस्ट और शैल बी प्रोवाइडेड विद कंपल्सरी रेस्ट विद इन अ पीरियड। यानी कोई भी कर्मचारी होता है उसको लगातार कितने दिन तक काम, मतलब इतने दिन में एक रेस्ट देना कंपल्सरी है, रूल 13 में बताया है। तो इसका आंसर हो जाएगा 14 डेज, यानी 14 डेज से ज्यादा किसी को भी काम में नहीं लगते हैं, उसके पहले रेस्ट उसको देना पड़ेगा। 14 डेज मैक्सिमम कर सकते हैं और उसके बाद सीआर भी देना पड़ेगा। लेकिन रूल 13 भी मैं एक बार आपको दिखा दूं, मैं आपको रूल 13 यहाँ लिखा हुआ है कंपल्सरी पीरियड ऑफ रेस्ट, नो रेलवे सर्वेंट इन रेस्पेक्ट टू whom an exception has been made under rule 9 shall be required to work for more than 14 days without a period of rest and shall be provided with CR विद दिस पीरियड। यानी कोई भी कर्मचारी है, हमको रेस्ट वीकली रेस्ट देना ही देना है, लेकिन मैक्सिमम अगर रेस्ट नहीं दिए हुए कंटिन्यू काम कराते हैं तो 14 दिन से ज्यादा हम नहीं कर सकते। 14 दिन के बाद वो ब्रीच ऑफ एचओआर रूल हो जाएगा, तो मैक्सिमम 14 डेज का रूल लिखा हुआ है। 15 क्वेश्चन है इन टर्म्स ऑफ रूल डैश ऑफ रेलवे सर्वेंट कंडक्ट रूल। कंडक्ट रूल पे मैंने क्वेश्चन डाला है, नो रेलवे सर्वेंट शैल एक्सेप्ट विद द प्रीवियस सैंक्शन ऑफ गवर्नमेंट रिसीव एनी कम्प्लीमेंट्री और valedictory address or receipt any testimonial and attend any meeting in of entertainment held on in his honor or in the honor of any government servant। कोई भी जो रेलवे कर्मचारी कंडक्ट रूल के हिसाब से कोई भी रेलवे कर्मचारी सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना कोई भी सम्मानीय विदाई भाषण नहीं लेगा और कोई प्रशस्ति पद स्वीकार नहीं करेगा या अपने सम्मान में किसी अन्य सरकारी कर्मचारी के सम्मान में आयोजित किसी भी मनोरंजन सभा में भाग नहीं लेगा। तो मैंने आपको बताया था कि आपको कंडक्ट रूल जब ऑप्शन आते हैं तो आपको कंडक्ट रूल 7 क्या, 8 क्या, 14 क्या, 17 सब मालूम होना चाहिए। इसमें कंडक्ट रूल 14 लगता है, मैं जरा कंडक्ट रूल आपको दिखा देता हूँ। ये कंडक्ट रूल 14 है, नो रेलवे सर्वेंट शैल एक्सेप्ट विद द प्रीवियस सैंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट रिसीव एनी कॉम्प्लीमेंट्री और valedictory address or accept any testimony or attend any meeting of entertainment held in his honor or in honor of any of government servant। ये 14 लगता है, इसके अंदर दिखाने के लिए बता दिया मैं आपको, आंसर 14 हो जाएगा। डैश पोस्ट आर परमानेंट पोस्ट क्रिएटेड अंडर स्पेशल circumstances for operation of limited period as such at the discretion of competent authority to create the post in administrative convenience। ये जो पोस्ट इस पे हमेशा क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो सपने मैंने इस पे एक वीडियो बनाया हुआ है, टेन्योर पोस्ट क्या होता है, सुपरनियर पोस्ट क्या होता है, एक्स कैडर क्या होता है। तो इसमें आंसर जो हो जाएगा सुपरनियर पोस्ट। इसकी डेफिनेशन मैं आपको दिखा दूं सुपरनियर पोस्ट की आपकी, यहाँ देखिए, सुपरनियर पोस्ट आर परमानेंट पोस्ट क्रिएटेड अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस फॉर ऑपरेशन ऑफ ए लिमिटेड पीरियड। सुपरनियर पोस्ट जो होता है, कई लोग इस पे क्वेश्चन आता है कि लिमिटेड पीरियड के लिए होता है, इंडिपेंडेंट पीरियड। तो सुपरनियर पोस्ट जो होता है हमेशा लिमिटेड पीरियड के लिए ही होता है, जब तक बंदा मैक्सिमम होगा पीरियड आपका रिटायरमेंट तक का।
As such, at the discretion of competent authority to create its post in the administrative convenience. Generally medical डिग्रीज के सबटोटल केसेस में होते हैं सुपर पोस्ट क्रिएशन, तो ये आपका आंसर इसमें सुपर पोस्ट हो जाएगा। और इसी से जुड़ा हुआ है तो सुपर पोस्ट is a shadow post. No duties are attached to such post. It is always a permanent post. No extra financial commitment is involved in the creation of such post in the shape of increase of pay allowance, pension benefit, none of the above. तो कौन सा सही नहीं है, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। तो ये जैसे मैंने आपको बताया था अभी, इसमें वही लिखा हुआ है कि सब शेडो पोस्ट ने ये सारी बातें इसमें लिखी हुई, टोटल 6 बातें लिखी हुई है, इसमें मैंने सिर्फ 3 ही डाली है, तो ये सारी सारी इसमें सही हो जाएगी। तो कोई भी इसमें गलत नहीं है, सब सही है। अगला क्वेश्चन आ जाएगा, रेलवे एम्प्लॉय रिमूव फ्रॉम रेलवे सर्विस एंड ग्रांटेड 2/3 कंपल्शन अलाउंस हैविंग 25 इयर्स सर्विस इज एलिजिबल फॉर आरएलएच स्कीम। आरएलएच के कोई कर्मचारी है, उसको रिमूव या डिसमिस किया है, उसको 2/3 पेंशन बेनिफिट कंपल्शन अलाउंस दिया हुआ है 25 साल। जैसे आप जानते हैं आरएलएच के लिए 20 साल सर्विस होना चाहिए, लेकिन आरएलएच का नाम फुल फॉर्म ही रिटायर्ड एम्प्लॉयज लिबरल हेल्थ स्कीम है। तो रिटायर्ड एम्प्लॉय मतलब जो रिमूव डिसमिस होता है वो रिटायर्ड एम्प्लॉय नहीं होता है, तो रिटायर्ड एम्प्लॉय को आरएलएच स्कीम नहीं मिलता है, तो पहला आपका गलत हो जाएगा। दूसरा है जो रेलवे एम्प्लॉय रिमूव फ्रॉम रेलवे सर्विस एंड ग्रांटेड सेम टू सेम है, बस इसमें पीआरसीपी पोस्ट रिटायरमेंट कॉम्प्लीमेंट्री पास की है। तो कॉम्प्लीमेंट्री पास के लिए कहा गया है कि कोई भी रिमूव या डिसमिस एम्प्लॉय होता है, अगर उसको हम कंपल्शन अलाउंस सैंक्शन करते हैं तो पीआरसी मिलेगा, अगर कंपल्शन अलाउंस सैंक्शन नहीं करते हैं तो पीआरसीपी नहीं मिलेगा। तो चूंकि यहाँ पे कंपल्शन अलाउंस सैंक्शन किया है तो नंबर 2 सही हो जाएगा, ये आपका सही आंसर है, और पहला वाला आपका गलत रहेगा। ये एक क्वेश्चन बनाया, विडो मदर ऑफ एडीआरएम कैन बी ट्रीटेड एज ए डिपेंडेंट इफ हर सर गलती से हर हो गया, एडीआरएम को फीमेल बना दिया, खैर हर इनकम फ्रॉम ऑल सोर्सेज डज नॉट एक्सीड। कोई एडीआरएम है, महोदय महोदय जो भी हैं, अगर उनका जो डिपेंडेंसी के लिए रूल में बता दूं कि कोई भी डिपेंडेंट को, किसी भी कर्मचारी डिपेंडेंट तब माना जाएगा जब उस डिपेंडेंट जिसको हम मान रहे हैं डिपेंडेंट, उसकी सभी स्रोतों से जो कुल आय है वो जो करंट में चल रहा है 9,000 प्लस डीए, या वो जो कर्मचारी है उसका जो बेसिक है उसका 50%, उन दोनों में से जो भी अमाउंट है, यानी 9,000 प्लस डीए, मैंने 50% लिखा हुआ, तो डीए 9,000 का 50% होता है 13,500, तो 13,500, या जो कर्मचारी यानी एडीआर में 1.5 लाख है, 1.5 लाख का जो होता है 15% जो होगा 22,500, इन दोनों में से जो भी ज्यादा होगा यानी 22,500, उससे अधिक नहीं होगा, यानी 22,500 है तो डिपेंडेंट होगा, उससे अधिक नहीं होना, 22,501 नहीं होना चाहिए। सिमिलरली अगर ये जो मैंने बताया, जो बड़े अधिकारी होते हैं जे ग्रेड सिलेक्शन, उन्हीं के मामले में बेसिक हाई लगता है, बाकी नॉर्मल जो मैक्सिमम जो कर्मचारी रिले में है उनके लिए 13,500 ही आता है, कि उनका बेसिक इतना ज्यादा नहीं होता है। मतलब इसके लिए बेसिक मिनिमम 13,500 से ऊपर होने के लिए मिनिमम 90,000 या 95,000 अगर बेसिक है तभी आपका 13,500 से ऊपर होगा 15%। तो जो मैक्सिमम बेसिक आज की तारीख में मैं मानता हूँ रेलवे में है अगर, तो वो 80-85 तक ही जाता है, तो मैक्सिमम मामलों में 13,500 है, जो कि मिनिमम पेंशन है। तो मिनिमम पेंशन जो रेलवे में मिलती है 9,000 रुपए, वहां तक अगर है तो डिपेंडेंट आ जाएगी विडो मदर। अगर 1 रुपए भी ज्यादा आता है, 9,001 भी हुआ, तो फिर डिपेंडेंट नहीं होगा। तो इसमें जो सही आंसर एडीआरएम की बात की है तो ये 22,500 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रिटायर्ड रेलवे एम्प्लॉय of 65 years of age and above entitled to first class A post retirement complement pass are entitled to facility of companion in the higher class of payment of full difference of fare between sleeper class and second class and the class in which retired railway employee is all अदर राजधानी शताब्दी। ये रिटायर एम्प्लॉय की बात की है, ये वीडो की बात की है, सेम टू सेम ये दोनों एक्चुअल में जो रूल जाएंगे, तो यहाँ पे रिटायर्ड रेलवे एम्प्लॉयज ऑब्लिक वीडो वर्ड यूज किया हुआ है रूल में, मैंने तो अलग अलग करके कंफ्यूज करने की कोशिश की है। तो ये बता दो, कोई भी रिटायर्ड रेलवे कर्मचारी है या वीडो है, अगर 65 साल से ऊपर है, वो साथ में जो ट्रेवल कर रहे हैं उनको भी 65 साल से ऊपर होना जरूरी है। अगर जो ट्रेवल कर रहे हैं उनके जो डिपेंड है फैमिली मेंबर जो भी, अगर वो अगर कम है 65 साल से कम है, तो फिर आपको कंपेनियन नहीं मिलेगा। पास में जो भी लोग हैं वो सारे के सारे लोग रेलवे एम्प्लॉय है, अगर उसकी वाइफ की एज 65 से कम है तो फिर आपको कंपेनियन नहीं मिलेगा। शर्त ये है कि जब आप ट्रेन में ट्रेवल करते हैं, टिकट लेते हैं, तो उस वक्त जो भी लोग ट्रेवल कर रहे हैं उनकी 65 से ऊपर अगर अधिक है तो अपने साथ में कंपेनियन ले जा सकते हैं, और अगर हाई क्लास में जाना है तो 1 फुल डिफरेंस देना पड़ेगा। लेकिन अगर यही लोगों की अगर एज 70 साल हो जाती है, 70 हो जाती है, और वो जब हाई क्लास में ट्रेवल करते हैं, तो जो डिफरेंस देना पड़ेगा हाई क्लास का और सेकंड क्लास का, वो 1/3 देना पड़ेगा। तो इसमें दोनों के दोनों सही है ये।
बोथ आर करेक्ट. Commutation of pension under Railway Services Pension Rule 1993 is not admissible in which of the following cases? Commutation निम्नलिखित में किस पे नहीं मिलेगा? पहला है रिटायरी इनवैलिड पेंशन अंडर रूल 55 और रेलवे सर्वेंट, यानी जो मेंटली रिटायर्ड वगैरह हो जाते हैं जिनको इनवैलिड पेंशन मिलता है उनकी बात की है. दूसरा जो रिमूव डिसमिस हो जाते हैं जिनको कंपल्सरी अलाउंस मिलता है उनकी बात कर रही है. तीसरा है हिज एप्लीकेशन फॉर कम्युनिकेशन रिसीव्ड बाय द हेड ऑफिस आफ्टर 3 years ऑफ रिटायरमेंट. में यहाँ 1 year लिखा था रूल के अंदर, मैंने 3 years कर दिया कंफ्यूज करने के लिए. कई लोगों के आंसर में देखे कंफ्यूज सही में हो गए. तो रूल बता दूं, ये जो तीनों जो मैंने एग्जांपल दिए हैं उसमें रूल ये है कि जो कम्युनिकेशन पेंशन का होता है नॉर्मल केस में कम्युनिकेशन इमीडिएटली सैंक्शन हो जाता है जैसे आदमी रिटायर होता है, लेकिन कुछ मामले में मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद कम्युनिकेशन मिलता है. मेडिकल अथॉरिटी डिसाइड करती है कि एज कितनी है, कितना देना है. तो ये जो जितने जितने भी मैंने एग्जांपल दिए हैं, पहला इनवैलिड पेंशन कर्मचारी ले रहा है यानी मेडिकल अनफिट होके रिटायर हुआ तो उसका मेडिकल बोर्ड बैठेगा तभी इसका कम्युनिकेशन मिलेगा, विदाउट मेडिकल नहीं होगा. सिमिलरली कंपल्सरी अलाउंस जो मिल रहा है उसका भी मेडिकल बोर्ड होगा. और किसी की एप्लीकेशन कम्युनिकेशन के बाद कोई भी रिटायरमेंट हुआ है नॉर्मल रिटायरमेंट, अगर उसकी एप्लीकेशन 1 साल के बाद मिलती है तो भी उसको मेडिकल बोर्ड बैठेगा. तो 1 साल के बाद हो चाहे 3 साल के बाद हो मेडिकल बोर्ड बैठेगा. तो कम्युनिकेशन पेंशन इन सभी मालों में दिया जाएगा. तो इसमें आपका नन ऑफ द अबव सही हो जाएगा, डी. अगला है वेयर एनी डाउट अराइज एज टू इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस रूल रेलवे सर्विस पेंशन रूल इट शैल रेफर टू. ये भी आपका मेरे ख्याल से प्रेसिडेंट होगा, इसका आंसर मुझे चेक करना पड़ेगा. रेलवे बोर्ड पेंशन का आपका जो है रेलवे बोर्ड है. थोड़ा मैं भी कंफ्यूज हो गया बात है. ये देखिए बताओ, डीआर रूल में अगर कुछ डाउट होता है तो आपको प्रेसिडेंट के पास जाएगा, लेकिन पेंशन रूल में अगर डाउट होगा तो ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे बोर्ड को जाएगा. तो ये थोड़ा सा आप एक कागज में नोट कर लीजिए हमारे अलग अलग में कहाँ का एचओईआर में डाउट होगा तो कहाँ जाएगा. कोई करेक्शन कराना है डीआर में, इंटरप्रिटेशन का इशू है तो कहाँ जाएगा, और पेंशन रूल में कहाँ जाएगा तो ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे बोर्ड को जाएगा. प्रेसिडेंट के यहाँ जरूरत नहीं. रेलवे सर्विस एक्स्ट्राऑर्डिनरी पेंशन रूल अमेंडेड, इसको अमेंड किया है. एक्स्ट्राऑर्डिनरी पेंशन 93 को 2015 कर दिया है. इट शैल अप्लाई टू ऑल रेलवे सर्वेंट अदर देन दोज whom द रेलवे एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट अप्लाइज. ये किस पे जो एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट है उनके ऊपर को छोड़ के बाकी पे लागू होता है. और इसमें इंक्लूडिंग वर्ड मैंने यूज किया हुआ है, इंक्लूडिंग, कंफ्यूज करने के लिए कि दोनों में से कौन सा सही है. तो ये वाला सही है, अदर देन दोस्त इन पे लागू नहीं है. तो इसमें पहला वाला सही हो जाएगा कि जो एक्सटर्नल पेंशन अमेंडमेंट जो रूल है वो सभी रेलवे सर्वेंट पे लागू होता है सिवाय जिन पे डब्ल्यूसी एक्ट अप्लाई होता है. तो मैक्सिमम रेलवे में जनरली सबके ऊपर, मैक्सिमम लोगों के ऊपर डब्ल्यूसी एक्ट लागू होता है. तो इसमें आपका केवल 1 इज करेक्ट हो जाएगा. एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव में बी ग्रांटेड टू रेलवे सर्वेंट इन ए स्पेशल सर्कमस्टेंस. जो ईओएल मिलता है वो उसके लिए पूछा गया कौन सा सही है. व्हेन नो अदर लीव इज एडमिसिबल, व्हेन अदर लीव इज एडमिसिबल बट द रेलवे सर्वेंट अप्लाइज इन राइटिंग फॉर द ग्रांट ऑफ ईओएल. तो ईओएल के बारे में जो एलडब्ल्यू जिसको बोलते हैं उसके बारे में लोगों को डाउट है कि एलडब्ल्यू या ईओएल तभी मिलेगा जब उसके खाते में बैलेंस नहीं हो. ये सोच गलत है. कोई भी कर्मचारी जो है वो अगर उसके खाते में एलएचपी एचएलपी बैलेंस है तो भी ईओएल मांग सकता है, और नहीं है तो भी मांग सकता है. तो दोनों दोनों इसमें सही है, इसमें बहुत सारे करेक्ट हो जाएगा. अगला क्वेश्चन है एब्सेंस आफ्टर एक्सपायरी ऑफ रूल. छुट्टी के बाद, समाप्ति के बाद अनुपस्थिति. अनलेस द कंप्लीट अथॉरिटी टू ग्रांट लीव एक्सटेंड द लीव, रेलवे सर्वेंट हु रिमेन्स एब्सेंट आफ्टर द एंड ऑफ लीव इज एंटाइटल्ड टू नो लीव सैलरी फॉर अ पीरियड ऑफ सच एब्सेंस एंड द पीरियड शैल बी डेबिटेड अगेंस्ट द लीव अकाउंट एज दो it will leave on half average pay to the extent such leave is due, the period of excess of such leave due being treated as EOL. ये हमारा रूल जो है 518 है. मैं देखता हूँ कई बार लोग फॉलो नहीं करते. देखिए हमारा इंडियन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट कोड का चैप्टर 5 का है 518 पैरा, जिसमें ये कहा गया है कि कोई भी कर्मचारी अगर 10 दिन की छुट्टी बकाया हो, आगे वापिस 1 महीने के बाद आया, 30 दिन के बाद आता है, तो 20 दिन जो रहा छुट्टी, सैंक्शन छुट्टी के बाद, उस पीरियड को कैसे ट्रीट करना है. तो आने के बाद वो
20 दिन के लिए अप्लाई करेगा, जो आगे के जो 20 दिन है या तो अप्लाई करेगा या नहीं करेगा, दोनों हो सकता है मामला। और अप्लाई करता है और सैंक्शन हो जाता है, बात खत्म हो जाती है, आपकी पूरी एलएपी हो जाएगी। लेकिन या तो वो अप्लाई नहीं करता है या सैंक्शन नहीं होती, रिजेक्ट हो जाती। तो ऐसे मामले में ये 518 जो बोलता है कि उसकी उस दौरान जो 20 दिन की उसको पेमेंट नहीं मिलेगी, लेकिन छुट्टी खाते से उसकी इक्विवेलेंट 20 दिन की अगर एचएलएपी बैलेंस है तो 20 दिन की एचएलपी उसकी माइनस की जाएगी, लेकिन सैलरी नहीं दिया जाएगा। और अगर मान लीजिए उसके बाद 10 ही एचएलपी पड़ा हुआ है तो 10 दिन की एचएलपी लगेगी और बाकी 10 दिन की ईओएल लगेगी, और ये पूरा पीरियड नॉन क्वालिफाइंग सर्विस में जाएगा। इवन एचएलपी कट रही है क्योंकि इस दौरान हम उसका पेमेंट नहीं कर रहे हैं, ये रेलवे बोर्ड ने कहा है। और अगला है विलफुल एब्सेंस फ्रॉम ड्यूटी आफ्टर एक्सपायरी ऑफ लीव रेंडर रेलवे सर्वेंट लायबल टू बी डिसिप्लिनरी। अगर कोई आदमी बाहर रहता है तो बियॉन्ड जो 20 दिन रहा, आपकी जो एचएलपी कटेगी, सही बात है, साथ में डीआर एक्शन भी लिया जाएगा, इसमें कहा गया है। तो इसमें दोनों के दोनों सही हो जाएंगे, बोथ आर करेक्ट। रेलवे सर्वेंट ऑन लीव आउटसाइड, ये लीव के बारे में कईयों को जानकारी है कि नहीं, इसलिए मैंने क्वेश्चन डाला है कि अगर लीव के दौरान जनरली आपके रोजगार करना अलाउ नहीं है, लेकिन विशेष परिस्थिति में की जा सकती है, ये लीव रूल का एक पार्ट है। तो इसमें कहा गया है कि रेलवे सर्वेंट ऑन लीव आउटसाइड द इंडिया मे नॉट टेक एनी सर्विस और एक्सेप्ट एनी एम्प्लॉयमेंट विदाउट ऑब्टेनिंग द प्रीवियस सैंक्शन ऑफ। अगर आउट ऑफ इंडिया है, एक्स इंडिया में बाहर गया हुआ छुट्टी पर, वहां एम्प्लॉयमेंट लेना है उसको, तो किसकी सैंक्शन लगेगी? तो आउट ऑफ इंडिया के लिए प्रेसिडेंट की लगेगी, और विद इन इंडिया के लिए बोला गया है कि अपॉइंटिंग अथॉरिटी की लगेगी। ये मैं जरा रूल इसमें दिखा दूं आपको। ये देखिए हमारा 509 का पैरा, ये लीव रूल में एम्प्लॉयमेंट ड्यूरिंग सर्विस रेलवे सर्वेंट और लीव में नॉट टेक एनी सर्विस और एक्सेप्ट एनी एम्प्लॉयमेंट विदाउट ऑब्टेनिंग द प्रीवियस सैंक्शन ऑफ। प्रेसिडेंट का है, इफ द प्रपोज सर्विस और एम्प्लॉयमेंट इज आउटसाइड द इंडिया, बाहर है तो प्रेसिडेंट है, और द अथॉरिटी एम्पावर्ड टू अपॉइंट हिम। अपॉइंट हिम का मतलब हो जाता है अपॉइंटिंग अथॉरिटी। इंडिया में है तो अपॉइंटिंग अथॉरिटी, ये रूल मैंने आपको बता दिया है। तो इस तरह कोई भी पैरा का क्वेश्चन बना के पूछा जा सकता है। अगला है एज पर एक्सटेंड रूल द टाइम लिमिट फॉर सैंक्शन एंड पेमेंट ऑफ विड्रॉल। पीएफ अमाउंट निकालने के लिए एक जो नॉमिनल टाइम सरकार ने बताया, उसके बारे में पूछा है कि सैंक्शन करने के लिए, विड्रॉ करने के लिए कितना टाइम है, और इमरजेंसी में चाहिए तो कितने टाइम में पीएफ सैंक्शन किया जा सकता है। तो ये हमारा पीएफ रूल के अंदर आपको मिल जाएगा। इसके अंदर ये रेलवे बोर्ड ने पीएफ रूल का सर्कुलर निकाला है, आरबी 47/17। इसके अंदर पूरी काफी सारी बातें कही गई है, जिसमें लास्ट में लिखा हुआ है कि एसआरपीएफ में तो कोई टाइम लिमिट नहीं दिया, लेकिन रेलवे बोर्ड ने लिखा है देयरफॉर इट हैज बीन डिसाइडेड टू प्रिस्क्राइब ए मैक्सिमम टाइम लिमिट ऑफ 15 डेज फॉर सैंक्शन एंड पेमेंट ऑफ विड्रॉल फॉर फंड एंड इन केस इमरजेंसी लाइक इलनेस एक्सेट्रा टाइम लिमिट में बी रेस्ट्रिक्टेड टू 7 डेज। ये नॉर्मली 15 डेज है और इमरजेंसी केसेस में 7 दिन है। तो ये आपका 15 एंड 7 का सही आंसर हो जाएगा। A subscriber may be permitted to withdraw from PF fund for purchase of motor car, motorcycle, scooter. However, withdrawal will be permitted after completion of 10 years. ये भी इसी लेटर में आपको मिल जाएगा, यहाँ पे ऊपर मिल जाएगा। ये देखिए यहाँ पर A subscriber may be permitted to withdraw 3/4 of the amount standing in credit cost of vehicle, whichever is less for the period above purpose. Withdrawal of above purpose will be permitted after completion of 10 years. ये आपको 10 years लिखा हुआ है, इसमें 10 सही हो जाएगा। The Railway Board have full power to make rules of general application to Group C and D रेलवे सर्वेंट under their control। यानी जो रेलवे बोर्ड को पावर दिया गया है ग्रुप सी और ग्रुप डी के मामले में, जो उनके कंट्रोल में, और जीएम ऑफ इंडियन रेलवे हैव फुल पावर टू मेक रूल्स विद रिगार्ड टू रेलवे सर्वेंट इन ग्रुप सी डी अंडर देयर कंट्रोल, प्रोवाइडेड दे आर नॉट इनकंसिस्टेंट विद एनी रूल्स मेड बाय प्रेसिडेंट और मिनिस्टर। जीएम को ही पावर है, लेकिन रेलवे बोर्ड के जो पावर दिए हुए जो नियम है उसी के दायरे में है। तो इसमें दोनों दोनों सही हो जाएगा, लेकिन इसमें भी मैं दिखा देता हूं मैं आपको। ये हमारा है इंडियन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट कोड, आईआरसी पार्ट 1 में। आप चैप्टर 1 में पैरा 23 और 24 में जाएंगे तो सेम लिखा हुआ है, रेलवे बोर्ड है तो फुल पावर टू मेक जनरल एप्लीकेशन रूल्स। जीटी के लिए रेलवे बोर्ड को पावर है, जीएम के पावर है। तो ये दोनों की दोनों बातें सही हो जाएगी। और कहाँ लिखा हुआ अगर देखना चाहें तो ये मैं इसकी कॉपी भी इसको अपलोड कर दूंगा, पीडीएफ आपको देखना चाहे तो। पैरा 123 124 चैप्टर 1 में लिखा हुआ है इसे। तो ये आपका दोनों दोनों सही हो जाएगा, बोथ आर करेक्ट। अगला क्वेश्चन है रेलवे सर्वेंट हु हैज एक्वायर्ड लियन। लियन के ऊपर हमेशा क्वेश्चन आता है। ऑन ए पोस्ट रिटेन्स ऑन लियन ऑन द पोस्ट, हाउएवर नो लियन ऑफ द रेलवे सर्वेंट शैल बी रिटेन्ड। ये
लियन नहीं रखने का रूल है, कब आपको लियन नहीं रखना है आपको। वाइल ऑन फॉरेन सर्विस और होल्डिंग ए टेम्पररी पोस्ट, इसके लिए मैं पहले रूल दिखा दूं मैं आपको। पहले ऑप्शन पढ़ देता हूँ। ड्यूरिंग ज्वाइनिंग टाइम ऑन ट्रांसफर टू अनदर पोस्ट वाइल अंडर सस्पेंशन ऑन फॉरेन सर्विस पब्लिक डेप्यूटेशन बियॉन्ड द मैक्सिमम लिमिट एडमिसिबल अंडर द ऑर्डर्स। इसमें हमारे जो रूल हम पढ़ेंगे तो सर्टेन प्रोविजन में आपको लियन मेंटेन करना है और एक दो मामले में लियन मेंटेन नहीं करना है। तो फॉरेन सर्विस में जाता है तो लियन रहेगा उसका, ज्वाइनिंग टाइम में भी लियन रखना है, सस्पेंशन में लियन रहेगा। लेकिन कोई कर्मचारी फॉरेन सर्विस और डेप्यूटेशन में गया है लेकिन मैक्सिमम लिमिट जो है उसकी डेप्यूटेशन 4 साल 5 साल, उसके बाद भी वो कंटिन्यू रहता है तो फिर लियन नहीं रखने का रूल है। मैं जरा इसमें रूल दिखा देता हूँ मैं आपको। देखिए रिटेंशन रूल कब को रखना है, while performing duties ऑफ द पोस्ट है, जब ड्यूटी कर रहा है तो रह के फॉरेन सर्विस में रखना है। ज्वाइन टाइम पे रहेगा, वाइल ऑन लीव रहेगा, अंडर सस्पेंशन रहेगा। लेकिन लीव कब लियन मेंटेन नहीं करना, प्रोवाइडेड नो लियन ऑफ रेलवे सर्वेंट शैल बी मेंटेन व्हेन रेलवे सर्वेंट हैज प्रोसीड ऑन इमीडिएट ऑब्जर्वेशन बेसिस में जाता है। परमानेंट ऑब्जर्वेशन बेसिस जो पीएसयू में जाते हैं वहां आपको लियन मेंटेन नहीं करना। ये और फिर अगर फॉरेन सर्विस डेपुटेशन में जाता है लेकिन बियॉन्ड लिमिट अगर वहां रह रहे हैं तो भी आपको लियन मेंटेन नहीं करना। तो इसमें आपका डी सही हो जाएगा आंसर, कब नहीं रखना है। द रेजिग्नेशन ऑफ एपीओ आईआरपीएस में भी एक्सेप्टेड। इसमें क्वेश्चन बनते हैं, 3 क्वेश्चन बनते हैं कि ग्रुप ए ऑफिसर का कौन करेगा, ग्रुप बी का कौन करेगा, ग्रुप सी का कौन करेगा, अलग अलग इश्यू आते हैं। तो इसके अंदर जो रेलवे बोर्ड की पॉलिसी में जरा आपको दिखा दूं मैं आपको। ये रेजिग्नेशन के मामले में कहा गया है कौन कौन रजता है, तो इसमें लिखा हुआ है ये पैरा 302 है इंडियन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट कोड 1 का चैप्टर 3 का, जिसमें कहा गया द रेजिग्नेशन ऑफ ग्रुप ए बी ऑफिस रेलवे सर्वेंट अदर देन दोज होल्डिंग एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट सर्विंग रेलवे में बी एक्सेप्टेड जीएम। देखिए ए बी लिखा हुआ है, अदर देन दोज होल्डिंग एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट का मतलब होता है जेजी एंड अबव, जूनियर स्केल फिर एसएजी होते हैं, तो ये सब एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है। और ग्रुप ए की जो जूनियर स्केल और सीनियर स्केल पोस्ट होती है वो नॉन एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है। तो मेरा मानना है कि जो ग्रुप बी की जो पोस्टें सभी होगी और ग्रुप ए में जो होती है जूनियर स्केल और सीनियर स्केल की पोस्टें वो जीएम कर सकता है। और इसमें लिखा हुआ है रेजिग्नेशन सबमिटेड बाय ग्रुप ए प्रोफेशनल्स और डिफरेंट सर्विस। जो ग्रुप ए प्रोफेशनल होते हैं जो नायर वगैरह में ट्रेनिंग करते हैं उनके सेंट्रलाइज ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट करते हैं उनके जो है ट्रेनिंग हेड ले सकते हैं। ये रूल इसमें लिखा हुआ है। और जो बाकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे जो लोग काम कर रहे हैं उनके जो है प्रेसिडेंट एक्सेप्ट करेंगे, ये लिखा हुआ है। तो ये मैं आपको बता दूं नियम जो है। तो इसमें चूंकि ये एपीओ जो जूनियर स्किल ऑफिसर थे तो इनके मामले में जीएम जो है इनके इस्तीफा स्वीकार कर सकते हैं अप टू सीनियर स्किल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, द competent authority to accept the recommendation of placement committee। तो प्लेसमेंट कमेटी के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। तो प्लेसमेंट कमेटी का मैं बता दूं आपको, ग्रुप सी का प्लेसमेंट कमेटी कौन कौन ऑफिसर होते हैं वो आपको देख लीजिए, और कौन उसको एक्सेप्ट करेगा, वर्कशॉप में कौन करेगा, हेडक्वार्टर कंट्रोल पोस्ट में कौन करेगा और ऑफिसर्स का कौन करेगा, उसकी अलग अलग पॉलिसी है। ये ग्रुप सी की मैंने पूछी थी इसमें, तो इसमें कहा था जो कौन रिकमेंडेशन एक्सपेक्ट करेगा, इसमें जूनियर सीनियर स्केल जूनियर स्केल ऑफिसर बताया हुआ है। अगला पॉइंट में डीआरएम एडीआरएम बताया हुआ, उसके बाद जेएजी एसएजी सीनियर स्केल ऑफ डिपार्टमेंट या ब्रांच हेड जो भी है, और लास्ट में जेएजी लिखा हुआ है। तो पहले जो था पॉलिसी निकली थी सब स्टार्टिंग में डीआरएम एडीआरएम को कहा गया था। अभी जो लेटेस्ट पॉलिसी जो निकली है उसमें अब इसको रिलैक्स कर दिया है। ये प्लेसमेंट कमेटी की पॉलिसी बताया था आपको, ये 2015 में रिवाइज हुई है, आरबी 109/15। और इसमें जो ऑफिशियल ग्रुप सी रेलवे डिविजनल ऑफिस में कहा गया है द कंपनी होती टू एक्सेप्ट द रिकमेंडेशन ऑफ अबव प्लेसमेंट कमेटी शैल बी कैडर कंट्रोलिंग ऑफिसर जेएजी एसएजी एंड सीनियर स्केल ऑफिसर ऑफ द डिपार्टमेंट और ब्रांच हेड। तो ये थोड़ा सा पहले डीआरएम एडम थे, अभी रिवाइज करके तो इसमें सी हमारा सही हो जाएगा, जेएजी एसएजी सीनियर स्केल। तो ये आपको तीसरा सही हो जाएगा। ट्रैकमैन सेलेक्टेड एंड पोस्टेड गेटमैन इंजीनियरिंग गेट्स हु आर एलिजिबल फॉर स्पेशल एलसी गेट अलाउंस एंड वुड कंटिन्यू टू गेट देयर रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस आल्सो। जो गेट कीपर को जो रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस मिलता है उनको अगर गेट पे दिया जाता है तो क्या दोनों मिलेगा, स्पेशल गेट अलाउंस मिलेगा साथ में रिस्क एंड अलाउंस मिलेगा, दोनों मिलेगा कि नहीं मिलेगा उस पर क्वेश्चन है। पहले में दोनों मिलेगा बोला गया है। सेकंड में कहा है सेलेक्टेड एंड पोस्टेड एज गेटमैन इंजीनियरिंग गेट हु आर एलिजिबल फॉर स्पेशल एलसी गेट अलाउंस वुड नॉट एलिजिबल टू गेट देयर रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस इफ पोस्टेड। अगर इसमें कहा गया है उनको नहीं मिलेगा। इसमें बोर्ड की पॉलिसी में बता दूं आपको, ये रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस की पॉलिसी आरबी 34/2008। इसमें रेलवे बोर्ड ने क्लेरिफिकेशन कहा गया है कि
Clausion have been sought in the matter as above circular do not make explicit whether tech maintenance deployed for manning any of the engineering gate will continue to receive risk and hardship allowance के लिए पूछा गया था। इसमें कहा गया the matter has been examined. It is classified that techmen selected and posted as gatemen in engineering gate who are eligible for special gate allowance would continue to get their risk and hardship। दोनों साथ में मिलेगा। और किस किस को मिलेगा, इसमें इश्यू आता है कि कोई छुट्टी उट्टी गया है तो उसमें लगाने की बात आ रही है, कुछ को लगा तो उसको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कई बार यूनियन भी आइटम बनाती है। इसमें काफी क्लेरिफाई किया हुआ है कि सच स्पेशल एलसी गेट अलाउंस however would be paid only for the period of techman remains actually posted। जो एक्चुअली जो काम करेंगे, जितना काम करेंगे उतना ही मिलेगा। अगर आप नहीं कर रहे हैं, छुट्टी पे गए, तो मेरे हिसाब से इसमें नहीं मिलना चाहिए। जो उसके वाइस में पोस्ट कर रहा है उसको उतना प्रोपोर्शनेट दिया जाना चाहिए। ये मेरा इंटरप्रिटेशन है कि जो जितने दिन काम करेगा, एक गेट के ऊपर अगर 2 बंदे काम कर रहे हैं तो 2000 रुपए सरकार को खर्चा करना है। अब वो किस हिसाब से जितने भी लोग काम करते हैं उनको प्रोपोर्शनेट दिया जाना चाहिए, लेकिन और पेमेंट रेलवे की रेवेन्यू को लॉस नहीं होना चाहिए। ये मेरा इंटरप्रिटेशन। अगला क्वेश्चन है इसमें, ये क्वेश्चन जो है पहला पार्ट 1 सही हो जाएगा, इसमें 1 इज करेक्ट। अगला है फैमिली मेंबर फॉर द पर्पस ऑफ मेडिकल फैसिलिटी फॉर डिपार्टमेंट डिपेंडेंट चिल्ड्रन ऑफ सर्विंग रेलवे एम्प्लॉय एंड पेंशनर पर्टेन टू सन। ये फैमिली मेंबर की डेफिनेशन मेडिकल फैसिलिटी की मैं बता दूं आपकी कि लिमिट जो थी 25 साल की हट गई है। तो इसमें सन अंडर द 21 ईयर्स एज प्रोवाइड दे आर होली डिपेंडेंट ऑन द रेलवे सर्वेंट। इसी मेडिकल के लिए भी सही है और पास के लिए भी सही है, दोनों सही है, क्योंकि अगर 21 साल से छोटा है तो पास भी मिलेगा उसको, मेडिकल भी मिलेगा। एंड दूसरा है सन ओवर 21 years of age without an upper age limit even if not student or invalid provided he is wholly dependent on the son and reside with the employee। तो ये जो कंडीशन है ये पास के में तो एलिजिबल नहीं होगा, लेकिन मेडिकल फैसिलिटी कहा गया है कि वो अनमेरिड है और फादर जो एम्प्लॉई है, फादर मदर जो भी उनके साथ रह रहा है, वो स्टूडेंट नहीं है, इनवैलिड नहीं है, पढ़ भी नहीं रहा, तो भी वो मेडिकल फैसिलिटी जब तक वो अनमेरिड रहता है और फादर पे डिपेंड रहता है, उनके साथ रहता है, तो उसको मिलेगा। कोई ऊपरी आयु सीमा नहीं है। तो इसमें दोनों सही है, इसमें बोथ आर करेक्ट। इसमें अगला क्वेश्चन है दोज वर्क कंपल्सरी रिटायरमेंट फ्रॉम रेलवे सर्विस आर नॉट एंटाइटल्ड फॉर एडिशनल पेंशन एट द रेट। जो हमारे को एडिशनल पेंशन मिलती है 20, 30, 40, 50, 100। कर्मचारी जब 80 साल का होता है तो 20% एडिशनल पेंशन मिलता है, 85 साल में 30%, 90 ईयर्स में 40, 95 में 50 और 100 ईयर्स में 100%। ये कई बार क्वेश्चन आता है, ये थोड़ा याद कर लीजिए कि 80 पे कितना बढ़ रहा है, 85 पे कितना बढ़ रहा है। इस क्वेश्चन से आप याद कर लीजिए, कोई भी क्वेश्चन घुमा के पूछा जा सकता है। तो ये कहा गया है कि जो कर्मचारी कर्मचारी कंपल्सरी रिटायर्ड हो रहा है, अगला पार्ट है पार्ट 2 में रिमूव हो रहा है। तो रिमूव में कंपल्सरी अलाउंस मिल रहा है, तो जब वो 80 साल के होते हैं तो क्या उनको ये एडिशनल पेंशन मिलेगा रिमूव कंपल्सरी रिटायरमेंट के केस में और रिमूवल के केस में? तो मैं बता दूं दोनों मामले में जो है ये बेनिफिट मिलता है। तो ये दोनों के दोनों इसमें मिलने का पूछा गया है। आर नॉट एंटाइटल मना किया है, इसमें भी नॉट एंटाइटल किया है, तो ये दोनों के लिए गलत है। तो इन बोथ केस either if employee is compulsory retired or in case he is removed and he is in receipt of compulsory allowance, in both cases they are entitled for additional pension allowance at when they will reach at the age of 80 years। यानी दोनों मामले में उनको एडिशनल पेंशन मिलेगा 20, 30, 40, 50 जो भी है, जब वो 80 साल से ऊपर जाएंगे। तो ये यहाँ दोनों नोट लिखा हुआ है, तो ये जो है दोनों के दोनों गलत हो जाएंगे, बोथ आर इनकरेक्ट। The authorities while forwarding the application should take a decision to withhold the application। ये हमारा चैप्टर 14 है आईआरएम का, उसमें एप्लीकेशन फॉरवर्ड करने के मामले में विथहोल्ड करने के मामले में कुछ कंडीशन दी गई है। सम ऑफ देम कैन बी लिस्टेड। तो पूछा गया क्या इसमें सही नहीं है कि अधिकारी को क्या आवेदन को रोका जाए, ऐसे मामले की सूची मिलेगी थी, कौन सा इसमें गलत है? 1, 2, 3 अलग अलग है। तो इसमें कहा कि कंट्रोलिंग ऑफिसर डज नॉट वांट, इसकी मैं पहले पॉलिसी दिखा देता हूं मैं आपको। पॉलिसी में इतना है नहीं, ये फॉरवर्डिंग के मामले में 3 ही कंडीशन दिखाई है। द रेलवे सर्वेंट इज एंगेज ऑन इंपॉर्टेंट टाइम बाउंड प्रोजेक्ट एंड वर्क वुड बी सीरियसली डिसलॉ। अगर कोई कर्मचारी इंपॉर्टेंट काम में लगा हुआ है टाइम बाउंड में, उसको मना कर सकते हैं। अगर कर्मचारी सस्पेंशन में है, उसके खिलाफ डीआर एक्शन चल रहा है, तो भी मना करेंगे कि कोर्ट को चल रहा है। या फिर एम्प्लॉय इज अप्लाइंग फॉर पोस्ट विच इज इक्वलेंट इन रैंक, अगर इक्वलेंट में है, सेम पोस्ट में जा रहा है, तो मना कर सकता है। तो 3 ही कंडीशन है। इसमें मैंने कुछ कंडीशन बना के लिखी थी। कंट्रोलिंग अथॉरिटी डज नॉट वांट टू फॉरवर्ड, ये गलत है। ये आपका इफ एम्प्लॉय अंडर सस्पेंशन, ये सही है, यहाँ रोक सकते हैं। एम्प्लॉय इज अप्लाइंग फॉर पोस्ट विच इज इक्वल इन स्टेट, ये भी सही है।
द रेलवे एम्प्लॉइज अप्लाइंग फॉर द पोस्ट विद इन रेलवे, तो ये भी गलत है। तो आपका 2 एंड 3 सही हो जाएगा इसमें। तो इसमें 2 एंड 3 आर करेक्ट, ये सही हो जाएगा, बाकी आपके गलत है। ये पहला वाला भी मैंने अपने मन से बना के रखा है और चौथा भी गलत है। इन दो कंडीशन और बाकी जो मैंने पढ़ के सुना है उसके अंदर रोका जा सकता है। परमिशन टू रेलवे सर्वेंट फॉर परस्यू सीनेट लिस्ट देखने के लिए रूल बताया हुआ है कि रेलवे सर्वेंट में बी परमिटेड टू सी सीनेट लिस्ट इन विच द नेम्स आर प्लेस्ड, और if this cannot conveniently be arranged, they may be informed on request if their place on सीनेट लिस्ट। ये जो है, जिन वरिष्ठ सूची में उनके नाम सम्मिलित है उन्हें देखने की अनुमति रेलवे कर्मचारी को दी जा सकती है। यदि ऐसा करना सुविधा न हो तो अनुरोध करने पर उन्हें वरिष्ठ सूची में उनकी स्थिति की जानकारी दी जा सकती है। ये सही है। Staff concerned may be allowed to represent about the assignment of their seniority position within a period of 2 years after the publishing the seniority list. No case of revision in seniority list should be entertained beyond this period. इसमें ये भी लगभग सही है, लेकिन यहाँ 2 years को मैंने चेंज कर दिया, 1 year है, 1 की जगह मैंने 2 किया है, इसकी वजह से ये गलत हो जाएगा। अगर 1 होता तो यहाँ सही हो जाता, तो यहाँ आपका A is correct। इसको मैं भी जरा रूल में दिखा दूं आपको। रूल ये हमारा है, पहला तो वैसे मैंने टाइप किया हुआ, इसमें कुछ चेंज नहीं किया। दूसरे में जो सही आंसर है, स्टाफ कंसर्न में बी अलाउड टू रिप्रेजेंट अबाउट द असाइनमेंट ऑफ द सीनियरिटी पोजीशन विद इन ए पीरियड ऑफ 1 year आफ्टर द पब्लिशिंग ऑफ सीनियरिटी लिस्ट। नो केस ऑफ रिवीजन इन सीनियरिटी लिस्ट शुड बी एंटरटेन बियॉन्ड दिस पीरियड। 1 साल के बाद आपका जो भी सीनियरिटी का इश्यूज में कुछ एंटरटेन नहीं किया जाएगा, ये सरकार ने लिखा हुआ है, तो आपका ये गलत हो जाएगा। अगला, when 2 or more candidates are declared to be equal in merit, one on the same examination selection, their relative seniority is determined by the date of birth, younger candidate being senior। ये younger नहीं older आएगा यहाँ पर, ये गलत हो जाएगा आपका। When confirmation follows a specific provision period, if any, without break, the date of appointment to the grade is reckoned from the date of commencement of provisional period। ये आपका सही हो जाएगा। रूल में जरा दिखा देता हूँ आपको। देखिए रूल ये था, वेन 2 और में दो कैंडिडेट हैं, 2 या अधिक कैंडिडेट, कोई भी एग्जाम होता है वहां इक्वल मेरिट आते हैं कोई भी एग्जाम के अंदर, तो उनकी जो सीनियरिटी हो जाएगी वो डेट ऑफ बर्थ से मानी जाएगी, और जो सीनियर होगा, एल्डर होगा, बड़ा होगा उम्र में, वो सीनियर होगा। यहाँ मैंने इसको जूनियर कर दिया था, यंगर कर दिया था, तो ये गलत हो जाएगा। बाकी दूसरा सेम है। When confirmation followed by specific provision period, if any, without break, date of appointment। कोई भी जितने भी रेलवे कर्मचारी जो ज्वाइन होते हैं उनका 2 साल का प्रोबेशन पीरियड होता है, उसके बाद वो कंफर्म होते हैं। तो जैसा कि आपको मालूम है कि डेट ऑफ अपॉइंटमेंट होता है वो प्रोबेशन पीरियड स्टार्ट होने पे, तो उनका जो डेट ऑफ अपॉइंटमेंट टू द ग्रेड इज रिकॉर्ड फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ सच प्रोबेशनरी पीरियड। तो यानी जब प्रोबेशन पीरियड स्टार्ट होता है, स्टार्ट मतलब जिस दिन वो रेलवे में ज्वाइन करते हैं वहीं से उनका वो डेट ऑफ अपॉइंटमेंट माना जाएगा। ये कहा था, जो मानते हैं कोई भी कर्मचारी जिस दिन रेलवे में ज्वाइन करता है उसी दिन से उसका डेट ऑफ अपॉइंटमेंट मानते हैं, ये बात कही गई है। तो इसमें आपका ये भी आपका सही हो जाएगा। तो ये आपका पहला जो था, मैंने चेंज किया वर्डिंग, तो ये आपका पहला गलत है, दूसरा सही है। लेकिन यहाँ मैंने चेंज कर दिया, 1 इज इनकरेक्ट कर दिया। जनरली 1 इज करेक्ट और 2 इज करेक्ट में 2 करेक्ट था, लेकिन यहाँ मैंने आंसर भी थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए किया, तो ये आपका 1 इज इनकरेक्ट। कौन सा इनकरेक्ट था देखना है, तो यहाँ पे 1 इज इनकरेक्ट हो जाएगा। कई लोगों ने जल्दी जल्दी में इसको करेक्ट कर लिया हो तो ये गलत हो जाएगा, लेकिन यहाँ 1 इज, ये भी चेंज हो सकता है, जरा देख लीजिएगा। Permanent railway employees and railway employees with more than 3 years service are allowed to register their names with Employment Exchange for higher posts under Central Public Sector Undertaking autonomous body on production of no objection certificate from their employers. Application from government servant for other posts should not be forwarded when disciplinary proceedings against them are contemplated, whether for minor major penalty। ये भी दोनों सही है, रूल में लिखा हुआ। ये देखिए, ये 14 नंबर का जो चैप्टर है हमारा IRM का, फॉरवर्डिंग एप्लीकेशन 1409 में ये लिखा हुआ है कि वो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में अपना नाम दर्ज कर सकते हैं नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के साथ में। और इसमें 1412 में कहा गया है कि एप्लीकेशन ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट फॉर अदर पोस्ट शुड नॉट बी फॉरवर्डेड व्हेन डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग अगेंस्ट देम आर कंटेम्प्लेटेड वेदर फॉर मेजर और माइनर। तो ये इसमें दोनों के दोनों आपके सही हो जाएंगे, लेकिन यहाँ इनकरेक्ट लिखा हुआ है, तो यहाँ तो ये आपको डी सही हो जाएगा। बोथ आर इनकरेक्ट, बोथ आर सॉरी करेक्ट, ये दोनों दोनों सही हैं, तो दोनों दोनों आपके करेक्ट ये हो जाएगा। तो ये इसके साथ ही मेरा ये आज का वीडियो जो है खत्म होता है। तो ये जो मैंने वीडियो बनाया है थोड़ा सा हटके बनाया क्वेश्चंस, और ये बनाने के पीछे ये है कि जो IRM के जो पैरास हैं उनसे भी क्वेश्चन ट्रू फॉल्स करके बनाए जा सकते हैं। पहली बात तो सीधा आपको कॉपी पेस्ट कर दे, या इसमें कोई भी शब्द
चेंज कर दें, यानी 1 ईयर का 2 ईयर कर दें, यंगर का ओल्डर करके बना सकते हैं। तो आपको एक एक लाइन जो भी है वो आपको अच्छे से समझना है और याद रखना है। एक तो अच्छी बात है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन आपको ये एलडीसी में भी इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें नेगेटिव मार्किंग होगी। आप ये ना सोचिए कि नेगेटिव मार्किंग के साथ आप तुक्का मारते, जितना आप प्लस जितनी बार आईआरएम को पढ़ेंगे, रिवीजन करेंगे, उतने आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। एक एक चीज को समझते हुए करेंगे चीजों को, तो आपके लिए आसानी रहेगी। एक बार फिर कल के एग्जाम जो देने जा रहे हैं उनको मेरी तरफ से शुभकामनाएं। आपका पेपर अच्छा सा हो, लेकिन बिल्कुल शांत मन से करें। पहले जो आते हैं आपको वो पढ़ें, वही पढ़ें। जो आपको लगता है बहुत लंबा क्वेश्चन है, बहुत लंबा डिस्क्रिप्टिव दिया, जैसे यही क्वेश्चन ऐसे 2 दिए हुए हैं, अगर इसमें 4 दिए हुए हैं आपके, तो मेरे ख्याल से इसको पढ़ने में टाइम अभी मत खराब करें। वो लास्ट में आप देख लें। जो बड़े बड़े छोटे छोटे क्वेश्चन, जैसे मैं आपको बता दूं कि ये आपका, ये जैसे एक ही लाइन, ये 2 लाइन का क्वेश्चन है, कि अगर सिंगल लाइन का, जैसे ये आपका जैसे क्वेश्चन है एक ही लाइन का, इस तरह के अगर क्वेश्चन आते हैं तो पहले इस तरह के क्वेश्चन आप कर ले जितने भी आते हैं, उसके बाद फिर दोबारा स्टार्ट कीजिए। और जो बड़े बड़े इस तरह के लंबा लंबा लिखा हुआ है, जैसे ये 4 लिखा हुआ है इसमें, ये आपको चारों पढ़ना पड़ेगा। तो मैं सलाह ये दूंगा कि आप स्टार्टिंग में ये चारों पढ़ने ना बैठे। पहले आपको जितने ये सिंगल वाले क्वेश्चन आते हैं छोटे छोटे, ये 2 वाले आपके हैं, तो वो आप कर लें। ये मैं इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। और ये वीडियो जो बनाने चालू किए मैं नए गूगल फॉर्म में, वो आप कर लें। इसके साथ मुझे एक और बताना था बात आपको, ये कई लोग पूछते हैं, ये जो वीडियो करने से पहले अगर आप सॉल्व करना चाहें, तो ये मेरा जैसे वीडियो, मैंने पिछला वीडियो बताया था, कई लोग पूछते भी डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ कहाँ लिंक अपलोड है। तो ये डिस्क्रिप्शन जाएंगे, यहाँ जो है पीडीएफ अपलोड कर देता हूँ मैं। और आपको सॉल्व करना है वीडियो, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको सीधा ये खुल जाएगा। यहाँ पर ये पूरा आपका क्वेश्चन खुलेगा। पिछले वीडियो में भी लिंक में मैंने क्वेश्चन आंसर डाले हुए हैं, इसको भी मैं पीडीएफ लिंक में अपलोड कर दूंगा। तो आप चाहे तो पहले सॉल्व कर सकते हैं, इन फ्यूचर भी कोई सॉल्व करना चाहे दोबारा कर सकते हैं। और इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।